प्यारे बच्चों, आज हम लोग रेडियो धर्मिता अर्थात रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी सीसा 82 PB 206 से भारी लगभग सभी तत्वों के नाभिकों से कुछ अदृश्य विकिरण स्वतः निकलते रहते हैं, जो अपारदर्शी पदार्थों में भी प्रवेश कर जाते हैं एवं फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित कर देते हैं। इन विकिरणों को रेडियो एक्टिव विकिरण कहते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम 1896 में हेनरी बेकुरल ने बताया था। इसलिए इन विकिरणों को बेकुरल किरणें भी कहते हैं। विकिरण उत्सर्जन की इस घटना को रेडियो एक्टिवता या रेडियो धर्मिता कहते हैं तथा ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति। रदरफोर्ड ने कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित विकिरणों को स्थिर वैद्युत क्षेत्र में एवं चुंबकीय क्षेत्र में गुजारने के बाद बताया कि रेडियो एक्टिव किरणें 3 प्रकार की होती हैं, जिन्हें अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें कहा गया। अल्फा किरणें धन आवेशित, बीटा किरणें ऋण आवेशित एवं गामा उदासीन होती हैं। अल्फा एवं बीटा किरणें वास्तव में तीव्रगामी कणों की धाराएं हैं, जबकि गामा किरणें उदासीन विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व एक साथ अल्फा और बीटा दोनों कण उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि कुछ तत्व अल्फा उत्सर्जक जबकि कुछ बीटा उत्सर्जक होते हैं एवं गामा किरणें दोनों कणों के साथ उत्सर्जित होती हैं। अल्फा कणों के गुण। अल्फा कण धन आवेशित होते हैं। इन पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के दोगुने के बराबर धन आवेश अर्थात 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश होता है। इनका द्रव्यमान हीलियम के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। अल्फा कण वास्तव में हीलियम का नाभिक ही होता है। अल्फा कण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में इस प्रकार विक्षेपित हो जाते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि ये धन आवेशित हैं। इनका वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग या उससे भी कम होता है। वायु में अल्फा कणों की परास बीटा एवं गामा कणों की परास से कम होती है। अल्फा कण गैसों को आयनित कर देते हैं। इनकी आयनन क्षमता बीटा कणों से 100 गुनी जबकि गामा किरणों से 10,000 गुनी होती है। अल्फा कण एल्यूमीनियम की 0.1 मिलीमीटर मोटी चादर को पार नहीं कर पाते हैं, अर्थात इनकी वेधन क्षमता कम होती है। अल्फा कण जिंक सल्फाइड के पर्दे पर गिरकर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। ये रोके जाने पर ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं एवं शरीर को झुलसा देते हैं। बीटा कणों का गुण। ये ऋण आवेशित कण हैं, जिन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर अर्थात 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का
ऋण आवेश होता है। बीटा कण वास्तव में नाभिक से उत्सर्जित होने वाले तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा कण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार विक्षेपित होते हैं जिससे प्रमाणित होता है कि ये ऋण आवेशित हैं। बीटा कणों का वेग प्रकाश के वेग का 1% से लेकर 99% तक हो सकता है, अर्थात इनका वेग निश्चित नहीं होता है। बीटा कण प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। वायु में इनकी परास निश्चित नहीं होती है, क्योंकि वेग में भिन्नता के कारण इनकी गतिज ऊर्जा 0 से एक निश्चित अधिकतम मान के बीच कुछ भी हो सकती है। बीटा कण गैसों को आयनित करते हैं, लेकिन इनकी आयनन क्षमता अल्फा कणों की क्षमता का 1/100वां भाग होती है। इनकी वेधन क्षमता अल्फा कणों से 100 गुनी अधिक होती है। ये एल्यूमीनियम की 1 मिलीमीटर मोटी चादर को आसानी से पार कर जाती हैं। गामा किरणों के गुण। गामा किरणें अत्यधिक ऊर्जा वाली होती हैं। इनकी ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। ये ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य 0.01 एंगस्ट्रॉम के कोटि की होती है। गामा किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती हैं, अर्थात ये आवेश रहित होती हैं। गामा किरणें प्रकाश के वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलती हैं। ये गैसों को आयनित करती हैं, लेकिन आयनन क्षमता बहुत कम होती है। गामा किरणों की वेधन क्षमता अल्फा तथा बीटा कणों की वेधन क्षमता से बहुत अधिक होती है। ये लोहे की 30 सेंटीमीटर मोटी चादर को पार कर जाती हैं। ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं एवं फोटोग्राफिक प्लेटों को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। रेडियो एक्टिव क्षय। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं से अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें स्वतः निकलती रहती हैं। यह एक नाभिकीय प्रक्रिया है जिसमें नाभिक का स्वतः प्रवर्तित विघटन होता रहता है। इस घटना में प्रारंभिक रेडियो एक्टिव परमाणु का क्षय हो जाता है तथा नए तत्व का परमाणु उत्पन्न होता है। इसलिए इस घटना को रेडियो एक्टिव क्षय अथवा रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं। यदि विघटन से प्राप्त नया परमाणु भी रेडियो एक्टिव हो तो वह भी क्षय होकर नए तत्व का परमाणु प्रदान करता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि अस्थायी परमाणु प्राप्त नहीं हो जाता। सभी रेडियो एक्टिव तत्व विभिन्न विकिरणों का उत्सर्जन करते हुए अंततः शीशे में बदल जाते हैं, क्योंकि यही सबसे भारी अस्थायी तत्व है। जैसे 92 यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होने के बाद यह थोरियम 234 में परिवर्तित हो जाता है, जिसका समीकरण यहाँ
प्रदर्शित है। थोरियम एक बीटा उत्सर्जक है जो एक बीटा कण का उत्सर्जन करके प्रोटैक्टेनियम में बदल जाता है। इसका समीकरण यहाँ प्रदर्शित है। इसमें एक अन्य कण एंटी न्यूट्रिनो भी उत्सर्जित होता है। बीटा के साथ एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन सदैव होता है, जो अभिक्रिया में ऊर्जा और संवेग को संरक्षित रखता है। रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। इस नियम के अनुसार किसी समय रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण अविघटित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि समय t पर अविघटित परमाणुओं की संख्या n हो तो विघटन की दर -dN/dt प्रोपोर्शनल टू n या dN/dt इक्वल टू -λN। लैम्डा क्षय नियतांक है और ऋणात्मक चिन्ह इसलिए है क्योंकि समय के साथ परमाणुओं की संख्या घटती जाती है। यहाँ dN/n इक्वल टू -λ/dt होगा। इसका समाकलन करने पर log n आधार e पर बराबर -λt प्लस a है, जहाँ a समाकलन स्थिरांक है। समय t इक्वल टू 0 पर यदि n इक्वल टू n0 हो तो log n0 इक्वल टू a होगा। अतः log n इक्वल टू -λt प्लस log n0 अथवा log n माइनस log n0 इक्वल टू -λt या log n/n0 इक्वल टू -λt होगा। अतः n/n0 इक्वल टू e⁻⁻λt या n इक्वल टू n0 e⁻⁻λt। अतः रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय चरघातांकी नियम के अनुसार होता है। समीकरण 4 में t इक्वल टू 1/λ रखने पर n इक्वल टू n0 e⁻⁻1 या इक्वल टू n0/e e का मान 2.718 होता है। अतः n इक्वल टू 0.368 n0 या n का मान n0 का 36.8% होगा। अतः क्षय नियतांक लैम्डा उस समय के व्युत्क्रम के बराबर होता है जिसमें अविघटित परमाणुओं की संख्या घटकर प्रारंभिक मान का 36.8% रह जाती है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।